हेलो बच्चों, आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस बाय एस में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग जैक बोर्ड क्लास 11 फिजिक्स में टर्म 2 एग्ज़ाम 2022 के लिए फिजिक्स मॉडल से 2 का वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे बिल्कुल सरल शब्दों में। तो चलिए अभी हम लोग जैक बोर्ड क्लास 11 फिजिक्स में टर्म 2 एग्ज़ाम 2022 के लिए फिजिक्स में मॉडल सेट 2 का वीडियो सॉल्यूशन देखते हैं बिल्कुल आसान शब्दों में। देखिए सेक्शन ए में एक अंकीय प्रश्न रहेगा जिसमें आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी 1 गुना 5 बराबर 5 अंक रहेगा सेक्शन ए से। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? चंद्रमा पर यानी मून पर वायुमंडल क्यों नहीं है? उत्तर, चंद्र तल से पलायन वेग का मान 2.4 किलोमीटर पर सेकंड होता है। सभी गैसों से अणुओं का माध्य तापीय वेग 2.4 किलोमीटर पर सेकंड से अधिक होता है। इसलिए अतः गैसें चंद्रमा पर न रुककर उसके वातावरण से ही पलायन कर जाती है। फलस्वरूप चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। क्या समझ में आया? चंद्रमा तल से पलायन वेग का मान 2.4 किलोमीटर पर सेकंड होता है, लेकिन सभी गैसों से अणुओं का माध्य तापीय वेग 2.4 किलोमीटर पर सेकंड से अधिक होता है। इसलिए सभी गैसें चंद्रमा पर न ठहरकर न रुककर उसके वातावरण यानी वायुमंडल से ही पलायन कर जाती है। फलस्वरूप चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, मतलब उसके बाहर से ही वापस लौट जाता है, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को समझिए। कैपिटल जी का बीमीय सूत्र लिखिए। कैपिटल जी मतलब सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमीय सूत्र लिखना है। उत्तर हो जाएगा m के पावर में -1, l के पावर में 3 और t के पावर में -2। याद रखिएगा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का बीमीय सूत्र होता है m के पावर में -1, l के पावर में 3 और t के पावर में -2। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। स्टील और रबड़ में कौन सा अधिक प्रत्यास्थ है यानी इलास्टिक है और क्यों? स्टील में और रबड़ में कौन सा अधिक इलास्टिक है, कौन सा अधिक प्रत्यास्थ है और क्यों है? उत्तर, रबड़ और स्टील यानी लोहा में स्टील अधिक प्रत्यास्थ यानी इलास्टिक होता है। चूँकि स्टील का यंग प्रत्यास्थ तथा गुणांक रबड़ की तुलना में अधिक होता है, इसी कारण से स्टील रबड़ की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ होता है, इलास्टिक होता है। क्या समझ में आया? रबड़ और स्टील दोनों में से स्टील अधिक प्रत्यास्थ होगा, स्टील अधिक इलास्टिक होगा, क्योंकि स्टील का यंग प्रत्यास्थ तथा गुणांक रबड़ की तुलना में अधिक होता है, इसीलिए स्टील अधिक यानी रबड़ की तुलना में अधिक इलास्टिक होता है, प्रत्यास्थ होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को समझिए। सयनता गुणांक को परिभाषित कीजिए। सयनता गुणांक किसे कहते हैं? सयनता गुणांक को डिफाइन करना है। उत्तर, किसी द्रव का सयनता गुणांक उस सयन बल यानी सयनता बल के बराबर होता है जो एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल वाली द्रव की 2 परतों के बीच कार्य करती है, जब दोनों परतों के बीच वेग प्रवणता यानी dv/dx का मान एकांक हो यानी 1 हो। इसे स्मॉल n यानी ईटा से सूचित करते हैं। किसको? सयनता गुणांक को। ठीक है, फॉर्मूला होता है सयन बल यानी सयनता बल कैपिटल F बराबर ईटा स्मॉल n इंटू पृष्ठ क्षेत्रफल कैपिटल A इंटू डेल्टा v/डेल्टा x यानी वेग प्रवणता। मतलब कैपिटल F बराबर होता है ईटा इंटू A इंटू डेल्टा v/डेल्टा x। F क्या है? सयन बल, सयनता बल है। स्मॉल n ईटा क्या है? द्रव का सयनता गुणांक है। कैपिटल A क्या है? पृष्ठ क्षेत्रफल है।
और डेल्टा v बाय डेल्टा एक्स क्या है, वेग प्रवणता है। जहाँ स्मॉल n यानी ईटा एक नियतांक है जिसे द्रव का सयनता गुणांक कहते हैं। एक बार फिर सुनिए, किसी द्रव का सयनता गुणांक उस सयान बल के बराबर होता है जो एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल वाली द्रव की दो परतों के बीच कार्य करती है जब परतों के बीच वेग प्रवणता एकांक हो। इसे ईटा से सूचित करते हैं, किसको, सयनता गुणांक को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को समझिए। उस तापमान की गणना कीजिए जिसका अंकीय मान सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर समान होता है। उस टेम्परेचर का गणना करना है, कैलकुलेशन करना है जिसका वैल्यू सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर बराबर होती है। उत्तर सूत्र से, एक सूत्र होता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट से संबंधित, C/5 बराबर F-32/9। याद रखिएगा, सेल्सियस बटे 5 इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32/9 यानी बाय 9, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना बराबर दे दिया है, समान दे दिया है, तो हम लोग मान लेंगे C बराबर F बराबर X, ठीक है। C बराबर F बराबर X मान लेंगे और फॉर्मूला में C और F के स्थान पर X को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x/5 बराबर x माइनस 32/9। अब कोना कोनी यानी वज्र गुणन कर देंगे तो हो जाएगा 9x बराबर 5x माइनस 160। अब दाएं तरफ से 5x को बाएं तरफ लाएंगे तो हो जाएगा 9x माइनस 5x बराबर माइनस 160। 9 में 5 जाएगा तो बचेगा 4x बराबर माइनस 160 यानी x बराबर माइनस 160/4। मतलब आंसर हो जाएगा -40 डिग्री 40 डिग्री। अतः -40 डिग्री तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना यानी तापमान बराबर होता है। क्या समझ में आया? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना दोनों से संबंधित का एक सूत्र होता है, ठीक है। C/5 बराबर F-32/9। क्वेश्चन में C और F बराबर दे दिया है यानी सेल्सियस को फ़ारेनहाइट के बराबर दे दिया है, समान दे दिया है, तो मान लेंगे C बराबर F बराबर X और C और F के स्थान पर X पुट कर देंगे और X का वैल्यू आ जाएगा -40 डिग्री। तो लिख देंगे अतः -40 डिग्री टेम्परेचर पर, तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना बराबर होता है। हो गया आंसर, -40 डिग्री -40 डिग्री। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को समझिए। SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन सरल आवर्त गति को क्रियान्वित करने वाले कण के वेग और विस्थापन के बीच कालांतर क्या होता है, कितना होता है? SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन सरल आवर्त गति को क्रियान्वित करने वाले कण के वेग और विस्थापन के बीच कितना एंगल होता है, कितना कालांतर होता है? देखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन में कण के वेग और विस्थापन का फॉर्मूला में साइन कॉस का अंतर होता है, यानी किसी का फॉर्मूला में साइन होता है और किसी का फॉर्मूला में कॉस होता है। तो आप जानते हैं कि साइन और कॉस के बीच 90 डिग्री का डिफरेंस होता है, 90 डिग्री का कालांतर होता है। कैसे? जब आप मैथ में साइन को कॉस में चेंज करते हैं तो एंगल को 90 से माइनस करते हैं, या तो कॉस को साइन में चेंज करते हैं तो एंगल को 90 में माइनस करते हैं। मतलब जब भी आपको साइन को कॉस में या कॉस को साइन में चेंज करना होता है तो आप एंगल को 90 से माइनस करते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि साइन और कॉस में 90 डिग्री का डिफरेंस होता है, 90 डिग्री का कालांतर होता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में कण का वेग और विस्थापन का फॉर्मूला में किसी का साइन होता है तो किसी का कॉस होता है, इसीलिए डिफरेंस हो जाएगा साइन और कॉस के बीच 90 डिग्री यानी π/2, π/2। 6 का सही उत्तर होगा π/2। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग के बीच एक अंतर लिखिए। अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग में क्या अंतर है, एक अंतर लिखना है। उत्तर,
अनुदैर्ध्य तरंगों में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है, जबकि अनुप्रस्थ तरंगों में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है। क्या समझ में आया? अनुदैर्ध्य तरंगों में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है, जबकि अनुप्रस्थ तरंगों में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है। और एक अंतर है कि अनुदैर्ध्य तरंगों के लिए यानी ध्वनि तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन अनुप्रस्थ तरंगों के लिए, प्रकाश तरंगों के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट डिफरेंस है, अंतर है अनुदैर्ध्य तरंग में और अनुप्रस्थ तरंग में, कि अनुदैर्ध्य तरंगों के लिए, गमन के लिए, संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। बिना माध्यम का अनुदैर्ध्य तरंग, ध्वनि तरंग गमन नहीं कर सकता है, संचरित नहीं हो सकती है। परंतु अनुप्रस्थ तरंग, प्रकाश तरंग, दृश्य प्रकाश तरंग बिना माध्यम का गमन करता है। निर्वात में ही इसका वेग सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, यानी अनुप्रस्थ तरंग, प्रकाश तरंग निर्वात में ही संचरित होती है। इसके गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग जैक बोर्ड क्लास 11 में मॉडल सेट 2 फिजिक्स में सेक्शन ए का सभी क्वेश्चन का आंसर को देखें। बाद में अगले वीडियो में सेक्शन बी और सेक्शन सी में सभी प्रश्नों का आंसर शीट को देखेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।